तो क्लास कौन सी है आपकी? कक्षा 12 और पाठ आपका, हाँ कक्षा 12 और विषय है आपका हिंदी। अब तो सीधी लाइन आने लग गई है, नहीं नहीं ना अभी, इसीलिए है विषय हिंदी और चैप्टर पाठ लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाठ कौन सा है? 6 कौन से गद्य का है? किसका? गद्य का पाठ 6। भाषा और आधुनिकता। तो आज ये भास्कर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सी भाषा बताई थी आपने? राष्ट्रभाषा। ये कह रहे हैं कि एक होती है राष्ट्रभाषा, दूसरी कौन सी बताई थी? राजभाषा। दूसरी होती है राजभाषा, और तीसरी कौन सी बताई थी? और तीसरी बताई थी मातृभाषा। तो ये कह रहे थे कि ये क्यों पूछा आपने ये सवाल? अंतर क्या है? ये पूछ रहे हैं कि ये क्या होती है और ये क्या होती है और ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रभाषा पे। देखो राष्ट्र माने क्या है? राष्ट्र, भाषा माने भाषा, यानी राष्ट्रीय भाषा क्या हो गई? राष्ट्रभाषा हो गई। अर्थात ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा भारत देश है और भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। तो हमारी राष्ट्रभाषा बेटा कौन सी हो गई? हिंदी हो गई। फिर उनका राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है कि जो भी कार्य, जैसे कोई राज्य है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है राज्य, तो वो किस भाषा में कार्य करता है? बिहार कोई राज्य है तो वो किस भाषा में कार्य करता है? तो जो भी राज्य की भाषा होती है, जिस भाषा में वो राज्य कार्य करता है, तो वो होती है राजभाषा। क्या बोलते हैं उसे? राजभाषा। ये होती है राज्य के काम करने की भाषा, काम करने की भाषा। तीसरा आएगा मातृभाषा। मातृ माने होती है माँ, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में मदर टंग। ये होती है मातृभाषा, यानी माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। आपको समझ में आ गया हो राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और मातृभाषा क्या होती है? नोट कर लेंगे आप। और हम पढ़ेंगे आज भाषा और आधुनिकता। क्या पढ़ेंगे? भाषा और आधुनिकता। यानी इस पाठ में बता रहे हैं कि भाषा क्या है और आधुनिकता यानी आज की आधुनिकता है क्या। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य न्यूनता की आवश्यकता होती है। क्या लाने के लिए? रमणीयता लाने के लिए। रमणीयता क्या होता है? आपको जो भी शब्द कठिन लगे वो, और मैं ना लिख पाऊँ ब्लैक बोर्ड पे, तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे और लास्ट में मुझसे जब चैप्टर खत्म हो तो पूछ लेंगे। कल आपने जीवन परिचय में से कुछ भी नहीं पूछा। चलो, तो देखो एक होती है रमणीयता। रमणीयता का एक मतलब हम निकाल सकते हैं कि ये कितना सुंदर है। रमणीयता का ये कितना रमण है, कितना क्या है? सुंदर कह सकते हैं हम, एक तरह से सुंदर। तो रमणीयता क्या होती है? सुंदरता से कह सकते हैं हम रमणीयता, या सुंदरता से भी और अधिक, ये भी कह सकते हैं हम। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए यानी सुंदरता लाने के लिए, अच्छी चीजें लाने के लिए नित्य न्यूनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा होगा। क्या कहा होगा? क्षणे क्षणे यत्र वातात् मुपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः। रमणीयता और नित्य न्यूनता अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। रमणीयता यानी सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य न्यूनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है
और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ रह जाती है। तो ये इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जैसे कोई समाज है और पुरानी परंपराओं में क्या है, जकड़ा हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ पाता, ऐसे ही कोई भाषा है और उसमें पुरानी शैली लगी हुई है, पुरानी रीति रिवाज यानी पुराने शब्द प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तो वो जन की भाषा नहीं बन पाती और उसमें तेजी नहीं आ पाती, यानी तेज वो नहीं चल पाती। वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। वो कह रहे हैं भाषा समूची, समूची क्या चीज, समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन। ये कह रहे हैं कि भाषा क्या है, वो युग चेतना, अगर किसी युग में कोई चेतना हो तो उसका क्या होता है, उसका एक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। अभिव्यक्ति होती है किसी भी चीज को हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं, वो होता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त करना। जैसे मैं किसी से कोई बात कह रहा हूं तो कैसे कह रहा हूं, वो होता है व्यक्त करना। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्यत है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। ये कह रहे हैं कि कभी कभी किन्हीं चीज़ों के कारण भाषा में क्या आ जाते हैं, नए शब्द आ जाते हैं। जैसे हमारी जो भाषा हिंदी है उसमें क्या आ गए, तरह तरह के शब्द आ गए, कोई अंग्रेजी का शब्द आ गया है, कोई अरबी का शब्द, कोई फारसी का शब्द, कोई फ्रांसीसी शब्द आ गया है, ऐसे शब्द आते रहते हैं। और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि अगर इसके पर्यायवाची हमारी भाषा में ना हो तो दूसरे की भाषा के शब्दों को अपने भाषा के शब्द बना लेने में किसी भी भाषा भाषी को उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, बना लेना चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्धि एक सहज गति है जो सदैव नित्य नवीनता को ग्रहण कर चलने वाली है। ये कहना भाषा कोई म्यूजियम की वस्तु नहीं है, भाषा क्या है, दिखावटी कोई वस्तु नहीं है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। भाषा क्या है, संस्कृति का एक अटूट अंग। किसके हिसाब से, लेखक कह रहा है ये बात, उसका अपना मत है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। इनके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है। यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। यत्न साध्य क्या होता है, यत्न साध्य होता है ज़्यादा यत्न से जिसको साध्य कर दें, सही कर दें, यानी जिसको ज़्यादा यत्न करने से पालें, वो क्या होता है, यत्न साध्य होता है। और ये कहना है सहज सिद्धि, सहज माने आराम से कोई भी सिद्धि मिल जाए, कोई भी चीज़ मिल जाए, उसको क्या कहते हैं, सहज सिद्धि कहते हैं। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को योगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। सहज सिद्धि से आशय इतना है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। तो इन्होंने बताया है कौन कौन सी भाषा ने ऐसा किया है। तो 18वीं शताब्दी में कौन सी भाषा ने, अंग्रेजी भाषा ने,
और 20वीं शताब्दी में कौन सी भाषा ने बताया है इन्होंने? जापानी भाषा ने। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण यानी शब्दों का निर्माण कैसे होता है? अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हमें दूसरे भाषा के शब्द लेने हैं तो हमें जो अपनी भाषा है उसकी जो मूलता है वो ऐसी ही रहनी चाहिए और ऐसी ही रखनी चाहिए। अगर उसकी मूलता से, उसकी आत्मीयता से कोई छेड़खानी हो रही है तो विदेशी भाषाओं के शब्द लेने नहीं चाहिए। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि भाषा की जो साधारण इकाई है, जो सामान्य इकाई है, वो क्या है? वो शब्द हैं। क्या हैं वो? शब्द हैं। तो भाषा की साधारण इकाई क्या है? शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यानी अगर शब्द नहीं होंगे तो भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। ये उधार लेने का मतलब है कि दूसरे भाषाओं से लिए गए शब्द। तो जब कोई सामाजिक दैनंदिन काम करना होता है तो दूसरी भाषाओं से जो उधार शब्द लिए गए हैं उनको हम क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लो रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी रेलगाड़ी बोलते हैं, रेलगाड़ी बोलते हैं कि नहीं बोलते? ट्रेन भी बोल देते हैं। लेकिन ये दोनों ही हिंदी भाषा के शब्द नहीं। हिंदी भाषा का शब्द क्या है? हाँ, लौह पथ गामिनी, यानी लौह माने लोहा, पथ माने रास्ता और गामिनी माने चलने वाली, यानी ऐसी चीज जो लोहे के रास्ते पे चलती हो। लेकिन हम क्या कहते हैं? रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी। समझ रहे हो? तो दूसरी भाषा से क्या करते हैं? हम उधार ले लेते हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई विदेशी शब्द है उसको जनमानस की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो साहित्य की भाषा है, किसकी भाषा है? साहित्य की भाषा है, उसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते। और मान लो उसमें हम प्रयोग भी कर रहे हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा? संस्कारित यानी सही ढंग से सही करना पड़ेगा। जैसे मान लो दूसरे धर्म का इंसान है, उसे अपने धर्म में नहीं लेते। अब मान लो मुसलमान लोग हिंदू को ले रहे हैं अपने धर्म में, तो क्या करते हैं? उसका शुद्धिकरण करते ही नहीं करते। ऐसे ही भाषा के शब्दों का क्या करते हैं? सबसे पहले शुद्धिकरण करते हैं, तब अपने साहित्य में लेते हैं। जनमानस की भाषा में हम ले सकते हैं, लेकिन साहित्य की भाषा में ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है? हमें प्रयत्न करना पड़ सकता है। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं? हिंदी भाषा के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। तो इन्होंने बताया कि सरकार ने अपने ऊपर जिम्मा लिया है और 1950 में, कौन से में? 1950 इसमें शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। तो इसे लिख लेंगे, शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। इसका गठन कब हुआ बेटा? 1900, हिंदी में ही लिखो, 1950, एक तो बनाना भूल ही गया, 1950 ईस्वी, सन 1950 ईस्वी। आगे देखते हैं। जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है, हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं में भी
इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया। राहुल सांकृत्यायन, तो इसे देखेंगे किस किसने इसमें काम किया। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है वह अपर्याप्त ही है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवाकालीन दशा में गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। लेकिन ये आगे फिर बढ़ नहीं सका। हमारी कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशवाकालीन अवस्था होती है, तो शैशव यानी शैशव का मतलब होता है छोटा सा बच्चा, ठीक है। पैदा होने के बाद जो बच्चा होता है तो वो शैशव बोल देते हैं उसे, शिशु, समझ रहे हो। फिर बाल्यकाल आता है, किशोरावस्था आती है, ऐसी मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ऐसी भाषा की इन्होंने अवस्थाएं बना रखी हैं। नहीं सका, इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। कौन कौन से बाधा डालते हैं इसकी प्रगति के अवरोध में? प्रथम, वह वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। पहला तो वह वर्ग है जो कहता है कि हम इनको दूसरे शब्दों के अंदर आने नहीं देंगे, और दूसरा वह वर्ग जो अपने विषय के परंपरागत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पर पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपर्युक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषा में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं विदेशी? दो तरह के इन्होंने कौन कौन से बताए लेखक ने? पहला है वस्तु सूचक और दूसरा है भाव सूचक। तो उन्होंने पहला शब्द बताया है, पहले प्रकार के शब्द इन्होंने कौन से बताए हैं? वस्तु सूचक। और दूसरी तरह के इन्होंने शब्द बताए हैं भाव सूचक। पहला है वस्तु सूचक, दूसरा है भाव सूचक। आगे बात करते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। तो जिस देश में उसकी खोज की जाती है वो क्या बनाता है? उस आविष्कार के लिए नया शब्द बनता है। जब भी कोई आविष्कार होता है तो उसके लिए कैसा शब्द बनता है? नया शब्द बनता है। वही शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है, और दूसरे देशों में क्या होता है? उस शब्द का बिना परिवर्तन के वैसे ही क्या कर लेते हैं? प्रयुक्त कर लेते हैं। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक, प्राय सभी भाषाओं में इसके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना, ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, सीढ़ी। औद्योगिक, तो ये कह रहे हैं कि जैसे रेडियो की खोज हुई तो नाम उसका रेडियो पड़ गया, तो सब भाषाओं से क्या बोलते हैं? रेडियो बोलते हैं। सिनेमा है यानी टेलीविजन, टीवी है, चलचित्र, तो चलचित्र होता है हिंदी में लेकिन उसका टीवी ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि जहाँ पे उसकी खोजी उनका नाम टीवी रख दिया और सब जगह टीवी बोला जाएगा। अगर हर देश अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उसको समझने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि। भारतीयों के लिए वे बिल्कुल नए शब्द हैं और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते। इस स्थिति में उन शब्दों के यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया है, अंग्रेजी से रूसी ने। तो इन्होंने कहा है कि जैसे सीढ़ी, भारत में पुराने समय से सीढ़ी लगती थी, सब लोग क्या प्रयोग करते थे? सीढ़ी प्रयोग करते थे। क्या प्रयोग करते थे? सीढ़ी प्रयोग करते थे। तो भारत में सीढ़ी बोली जाती थी, लेकिन विदेशियों ने अलग अलग तरह की सीढ़ियों की खोज कर ली, तो वहाँ पे क्या करते रहे? अलग अलग नाम देते रहे। क्या देते रहे? कोई लिफ्ट कह रहा है, तो ऐसे शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में लाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थिति विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है।
जैसे उष्ण एक भाव है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं। उष्ण क्या है? एक भाव है। और हम कह रहे हो किसी वस्तु के बारे में तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा। आगे पढ़ते हैं। और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा, ताप, इसमें उतना अंतर नहीं जितना अब समझ आता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कट या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्व प्रचलित होते हैं। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में वह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द के मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भाव दासता की निशानी है। अंग्रेजी भाषा किसकी निशानी रही? शासकों की। और भाव किसका निशानी है? दासता की। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी बनेगी। तो ये कहेंगे अगर हम सबको त्यागने लग जाएं कि नहीं वो तो अंग्रेजों का था, हम नहीं बोलेंगे अंग्रेजी की भाषा के शब्द हम नहीं प्रयोग करेंगे, अरबी की भाषा के शब्द हम नहीं प्रयोग करेंगे, उर्दू की भाषा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हिंदी एक बनावटी भाषा रह जाएगी। यदि हम नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत की बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। किससे है? प्रयोग से और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य, विधान, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानवीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। तो भाषा का प्राण तत्व क्या है? व्यावहारिकता। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक वे सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जब हम सब भाषाओं के शब्द अपने आप वो आते जाएंगे तो अपने आप भाषा में क्या आ जाएगी? आधुनिकता आ जाएगी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब ये बताइए आपका कोई शब्द जो आपकी समझ में ना आया हो, अगर कोई हो तो पूछिए। नूतनता, इन्होंने बताया नूतनता का मतलब होता है नया, और कुछ नहीं। नूतन मतलब नया। कुठाराघात का मतलब होता है किसी पे आघात करना, बुरा आघात करना। आगे बस इसी के साथ तुम्हारा ये पाठ होता है समाप्त और हम मिलेंगे अगले पाठ में।